हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी बहुत सारी उसके मिसालें हैं, कई सारी। तो ऐसे में क्या आप इसमें पाते हैं कि वहां से भी इनिशिएटिव हो सकता है कि हम चलिए पर्ची इस बार गिनना शुरू करते हैं? इसमें क्या कहते हैं? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करना पड़ा तो इससे अच्छा बैलेट से चुनाव कराइए आप, क्योंकि बैलेट पेपर बड़ा होता है, उसमें कोई हेराफेरी कोई कर नहीं सकता है। काउंटिंग के समय स्लिप इतनी छोटी होती है कि अगर 4 स्लिप भी कोई मुंह में रख के खा गया तो ईवीएम वीवीपैट से भरोसा उठ जाएगा कि साथ देखिए 4 वोट का अंतर आ गया। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ईवीएम हमेशा से कुछ विवादों के घेरे में रही है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब वह ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किया करती थी, और अब बीजेपी 10 सालों से केंद्र में सत्ता में है तो विपक्ष ईवीएम को लेकर बार बार सवाल उठाता है। सवाल वही है कि ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, और अभी फिर यह मामला सुर्खियों में, खासकर मध्य प्रदेश में इस मामले को कुछ ज्यादा तूल दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी ने पहले भी कई बार इस पे सवाल खड़े किए हैं। चूंकि अभी वे राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने इस मामले को लेकर वहां जो वोटर हैं, आमजन है और जो उनके समर्थक हैं, उनसे पूछा है, सवाल किया है कि वे कैसा चुनाव चाहते हैं, ईवीएम से मतदान चाहते हैं या बैलेट पेपर से। तो एक सुर में आवाज उठी है कि बैलेट पेपर से मतदान होना चाहिए। तो इसे लेकर दिग्विजय सिंह जी ने एक और आगे सवाल को बढ़ाया और कहा है कि यह तब संभव होगा जब 400 या इससे अधिक उम्मीदवार चुनाव क्षेत्र में खड़े होंगे, और जनता वहां यह कह रही है कि 400 नहीं, 450 और 500 तक प्रत्याशी खड़े हो सकते हैं। तो इसे लेकर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग थोड़ा सा चिंतित होगा। साथ साथ ये भी सवाल जनमानस के मन में खड़े हो रहे हैं, उठ रहे हैं कि ये कैसे हो पाएगा। इतना बड़ी संख्या में यदि प्रत्याशी होते तो क्या कुछ कठिनाइयां होंगी। और ये अकेला मध्य प्रदेश का मामला मसला नहीं है, और भी कई राज्य हैं जहां से इस तरह की आवाजें उठ रही हैं और बहुत बड़ी तादाद में प्रत्याशी उतारने की बात चल रही है। तो यदि ऐसा होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो जो राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, इसमें तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होना है, और कल से नाम निर्देशन भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और मध्य प्रदेश में जब से दिग्विजय सिंह जी ने इस मामले को उठाया है, तो कांग्रेस ये कह रही है कि अकेला राजगढ़ क्षेत्र पर नहीं ऐसा होगा, और भी कई क्षेत्रों में इस तरह की स्थिति पैदा की जाएगी। तो यदि ऐसे हालात बनते हैं तो क्या कुछ स्थितियां पैदा होंगी, क्या प्रक्रिया होगी, इन सब विषयों पर बात करने के लिए हम चलेंगे भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब के पास। आपने बड़े चुनाव को लेकर कई सारे सुधार किए और बहुत सारे ऐसे उनके दौर के निर्णय हैं जो बड़े चर्चित रहे, और आप मध्य प्रदेश कैडर के रिटायर्ड अधिकारी हैं। रावत साहब का बहुत बहुत स्वागत है। हम जो जिस विषय पर आज बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये हमारे दर्शकों को और आपको भी जरूर सुनाना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह जी ने वहां कहा क्या है, फिर हम आगे की बात करते हैं। बैठे हैं वो बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि मशीन से चुनाव कराना चाहते हैं? अच्छा, मशीन से चुनाव कराने वाले हाथ उठाओ। पसंद ही तो उसके लिए एक ही तरीका है। उसका तरीका ये है कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर, तो बैलेट पेपर आ जाएगा। 400 कर मोदी जी की तो 400 पार सीटें नहीं होगी साहब, लेकिन 400 पार प्रत्याशी राजगढ़ में जरूर होंगे। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। तो ये थे दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे थे कि मैं तो तैयारी कर रहा हूं। राव साहब, इसको कैसे देखिएगा, जो यदि ये क्या प्रक्रिया है, जैसे हमने ये पढ़ा है या देखा है, इसमें पाया कि 384 प्लस यदि उम्मीदवार हो जाते हैं तो चुनाव के लिए मतदान जो होगा ईवीएम की जगह मतपत्र से कराना होगा। क्या पूरे का पूरा प्रक्रिया होगी, उस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा आप, रावत साहब। संजीव, ये जो मार्क सी ईवीएम आजकल यूज में है, उसका ये लिमिटेशन है कि उसमें
सिर्फ 24 बैलेट यूनिट कनेक्ट की जा सकती हैं और एक बैलेट यूनिट में 16 कैंडिडेट स्लॉट होते हैं। तो 24 में 16 इंटू 24 करेंगे तो 384 आ जाएगा। 384 में से एक चला जाता है नोटा को, वो आवश्यक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नोटा होना जरूरी है। तो 383 कैंडिडेट से ऊपर होने पर फिर ये ईवीएम जो है उपयोग में नहीं लाई जा सकती। ऐसे समय में इलेक्शन कमीशन के पास एक विकल्प होगा कि वो बैलेट से चुनाव कराएं। उसमें भी थोड़ी समस्या आएगी क्योंकि 400 उम्मीदवारों वाला बैलेट, उसका साइज, उसकी थिकनेस इतनी बड़ी होगी कि जो वर्तमान वाले बैलेट बॉक्सेस हैं जिसमें 10, 12, 15 कैंडिडेट का एक पेज वाला बैलेट आसानी से मोड़ने के बाद डाला जा सकता है, वो उसमें नहीं डाला जा पाएगा। तो उसके लिए एक तो बॉक्स नुमा बड़ा बैलेट बॉक्स बनवाना पड़ेगा, उसमें बड़ा होल होगा जो इस पुस्तक नुमा बैलेट को एकोमोडेट कर सके और उतनी संख्या में, क्योंकि एक पोलिंग स्टेशन पर करीब 800 से 1000 वोट पड़ते हैं, तो उतनी बुकलेट्स ऑफ बैलेट उसके अंदर समा जाए, इतना साइज का बनाना पड़ेगा। और उस साइज के बॉक्स को एकोमोडेट करने के लिए पोलिंग स्टेशन भी कुछ छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि एक कमरे के उसमें पोलिंग स्टेशन होता है, तो उनको भी सर्वे करके वहाँ भी बड़ा कमरा खोजना होगा जहाँ पर कि वोटर के मूवमेंट के साथ पोलिंग एजेंट, प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर सबके बैठने की व्यवस्था हो और वोटर जो है आसानी से उसमें मूवमेंट कर सके, घुसे, जाके इंक लगवाए, वोट डाले और उसके बाद बैलेट पेपर को उस बॉक्स में डाल के बाहर निकल सके और किसी भी तरह का रुकावट ना हो। ये सब व्यवस्थाएं सोचनी होंगी और करनी होंगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास इन सब चीज़ों का वेयरविदौल होता है और इलेक्शन कमीशन ये करने में सक्षम है। जो दूसरा इशू इसमें आता है वो आता है जमानत का। 400 लोग अगर खड़े होने की कोशिश करते हैं तो उन्हें 25-25 हजार रुपए जमानत के जमा करने होंगे, तो टोटल हो जाता है 1 करोड़ रुपए। और ये 1 करोड़ रुपए जब्त होना है स्वाभाविक है, क्योंकि 400 लोगों को तो इतने वोट मिलेंगे नहीं कि उनकी जमानत बच पाए, इन सब की तो जमानत जानी ही है। तो वो 1 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा, कौन देगा, कौन प्रायोजित करेगा, ये सब इश्यूज भी उसमें उठेंगे। और उसके बाद उसकी मनी ट्रेल कि कहाँ से आया, किसने किया, क्या हुआ, ये सब की जांच भी हो सकेगी। तो उसका भी ध्यान रखना होगा जो लोग भी इसको करेंगे उनको। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें टाइम भी लगेगा। जैसे वोट डालने वाला जो है अभी एक पेज देखता है, तुरंत उसे पता लग जाता है कि यहाँ हमारा चुनिंदा कैंडिडेट है, यहाँ हम उसको बटन दबा दें। लेकिन जब 40-45 पेज की किताब वाला बैलेट पेपर होगा तो उसे अपने पसंद का कैंडिडेट ढूंढने में समय लगेगा, तो हर एक वोट डालने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि शाम को जब लास्ट आवर होता है और इलेक्शन कमीशन के निर्देश ये हैं कि जितने भी वोटर उस समय तक वहाँ पहुँच गए उन सबको वहाँ चिप बांट दी जाएगी नंबर, और उन सबको एकोमोडेट किया जाएगा कि वो वोट डाल सकें, भले ही रात में 10-11 बजे। तो वो भी व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि वो देर तो होगी, लोगों को वोट डालने में टाइम लगेगा। इसी तरह से काउंटिंग में भी, काउंटिंग में आप 400 कैंडिडेट्स के छोटे छोटे खांचे बनाएं जिसमें कि उनके अलग अलग बैलेट रखने होंगे, क्योंकि जब इतने कैंडिडेट होंगे तो सबका एक खांचा होता है जिसमें उनको प्राप्त मत डालना शुरू किया जाता है। जब वो सब डल जाते हैं फिर काउंटिंग शुरू होती है कि किसको कितने मत मिले। तो ये टेबल भी 400 लोगों की इतनी बड़ी होगी कि एक कमरे में शायद एक ही काउंटिंग टेबल लग पाएगी, तो उतने ही काउंटिंग एजेंट होंगे 400 कैंडिडेट्स के, तो उनको भी अकोमोडेट करना होगा। तो ये सब व्यवस्थाएं करनी होंगी और इनमें टाइम लगेगा। दूसरा, इस व्यवस्था के लिए जद्दोजहद भी स्थानीय रिटर्निंग ऑफिसर और कलेक्टर को करनी होगी, एक स्पेशल बिल्डिंग वगैरह ढूंढनी होगी। ये सब कठिनाइयां आएंगी, लेकिन ये सब इलेक्शन कमीशन के पास वेयरविदौल है, वो कर सकेंगे। बिल्कुल, आपने जो कहा, एक तो डीआरओ का कौशल दांव पर होगा, साथ साथ इलेक्शन कमीशन जो स्टेट की जो इकाई है उसका कौशल दांव पर होगा, और जो कुछ है भारत सरकार का जो चुनाव आयोग से तो करना ही करना होगा। इसमें 2-3 सवाल है सर। जैसे जो अभी आपने एक चीज कही कि जो मतदान केंद्र है उस पर व्यवस्थाएं बढ़ानी होगी, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है उस नियमों को, उसमें यह पाया कि एक बार नोटिफिकेशन हो जाए
तो आप शायद मतदान केंद्र को बदल नहीं सकते, उसका स्थान बदलना मुमकिन नहीं है, और भी कई सारे उसमें कंपल्शन है। तो ऐसे में क्या कमीशन को इस पूरे इलेक्शन में डेट बढ़ाने जैसी या कुछ अलग कुछ करना होगा, या जो अभी मौजूदा जो इनकी इन्होंने नोटिफिकेशन किया उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ करने की बाध्यता होगी? उसको लेकर हमारे दर्शकों को प्लीज। कतई नहीं, कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हर जगह ये व्यवस्था हो जाती है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है उसमें। बिल्कुल। अच्छा, ये चीज एक और बता, दिलचस्प है, आपका तो बहुत दीर्घ अनुभव है, हम लोग भी हैं। मैं 1986 में जर्नलिज्म में आया था और 89 से कंटिन्यू इलेक्शंस को कवर कर रहा हूं। तो मैंने ये पाया कि अधिकतम 2 ही संख्या में प्रत्याशियों को मैंने देखा पाया। जैसे हमारे भोपाल दक्षिण एक बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, जब 4 ही सीट थी भोपाल में, और उसमें कभी ऐसा भी रहा है कि 50, 65, 70 तक संख्या रही। तो अगर हम देश की बात करें सर, तो ऐसा कुछ ध्यान आता है कि इतनी संख्या में 3 संख्या या उससे ऊपर कोई गया हो, ऐसा कुछ रहा हो कुछ हमारे दर्शकों के लिए? वो भी रोचकता की बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो क्या ये देश में अपने आप में पहली बार ही होगा? इतने बड़ी तो पहली बार, लेकिन आखिरी जो सबसे बड़ा जो प्रत्याशियों का जो अधिकतम खड़े होंगे वो संख्या कभी 3 गई है, ऐसा कुछ ध्यान आता है आपको? बहुत रेयरली गई होगी, मुझे भी ध्यान नहीं आता। एक बार जरूर एक 60 या 65 प्रत्याशियों का था, लेकिन वो आसानी से हो गया था, क्योंकि 383 तक तो अकोमोडेट हो ही जाते हैं। जी जी सर, इसमें एक चीज और भी है, ये जो बार बार आपने जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, हमने पहले भी आपसे बात की, आपने बताया कि आपने ईवीएम की हैकिंग को लेकर बड़े सारे डेमोन्स्ट्रेशन किए और देश और दुनिया से लोग आए थे। फिर भी इस पे शंका बार बार होना, एक चीज ईवीएम पर जो शंका है उसको लेकर आपकी राय, और दूसरा अब वीवीपैट को लेकर भी बहुत सारी बातें की जाने लगी। तो पहले आप ईवीएम पे बताइए, फिर वीवीपैट पे भी जो शंकाएं उठाते हैं विरोधी दल या आम जन जो थोड़ा सा करता है, उस पर भी मैं आपसे पूछूंगा। पहले भी इस पे जो आपका ईवीएम है उस पे मैं चाहूंगा कि आपका वो आए, व्यू आए। ईवीएम में शंका सिर्फ हारने वाला उठाता है, जी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो अपनी हार का कारण अपने अंदर देखने में थोड़ा सा झिझक महसूस करता है, इसलिए बाहरी किसी स्केपगोट को ढूंढना पसंद करता है कि भाई इसने हराया मुझे, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, बहुत लोकप्रिय हूँ, मैं तो जीतता, लेकिन इसने हराया। क्योंकि आप देखिए, वही पार्टी एक पूरा स्टेट जीत जाती है, सरकार बना लेती है, वही पार्टी जो कह रही है उसका अपना कैंडिडेट जीत जाता है, वहां ईवीएम सही है, तो दूसरी जगह खराब कैसे हो सकती है? और ईवीएम की इतनी ज्यादा उसमें सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, ईवीएम स्टेटस पेपर पढ़ के तो देख ले आदमी, समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। और ये 2017 से इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, और 4 बार उसको रिवाइज किया है, क्योंकि जो जो लोग कहते गए हैं, शंकाएं व्यक्त करते गए, उन सब शंकाओं को शामिल किया गया है, सब शंकाओं का आंसर दिया गया है पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली। उसको पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा। और अपने ये स्पष्ट है, जैसे आपने ही कहा कि सबसे पहले रूलिंग पार्टी जो आज है वो हार रही थी, तो उसने सवाल उठाया, एक किताब भी लिखवा दी। बिल्कुल, फिर मैं वही फिर अपनी राजधानी दिल्ली में 70 में 67 सीटें आती हैं, तो ईवीएम बहुत अच्छी है, पूजनीय है, लेकिन दूसरे राज्य में जाके हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। जी। दूसरी बार भी उतनी ही सीटें फिर आ जाती हैं 90%, फिर भी ईवीएम में बढ़िया है, ईवीएम ने कुछ नहीं किया, लेकिन कहीं और जाके हार जाते हैं तो फिर ईवीएम। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि ऐसा नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए काउंटरवेलिंग आर्गुमेंट देने के लिए सारी जनता में गई कि लीजिए, ये रखिए ईवीएम, ये वीवीपैट, और आपके पढ़े हुए बच्चों को खड़ा करिए, वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वही पोलिंग ऑफिसर, वही काउंटिंग ऑफिसर, वही रजिस्टर में वोट डालने का हिसाब रखने वाले, और आप करके बताइए। 2 घंटे बाद उन्होंने जब रिजल्ट अनाउंस किया तो पूरे गांव वाले खड़े होके बोले ईवीएम की जय हो। तो जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ा अभियान चलाया काफी। और बाद में ये देखा कि चूंकि इस तरह के शगल से पूरे विश्व में भी हमारे इक्विपमेंट की बदनामी होती है, तो इलेक्शन कमीशन ने सारे दिल्ली के राजनयिकों को, विभिन्न देशों के राजनयिकों को एक होटल में बुलाकर उनको बताया कि भाई हम 4 पोलिंग स्टेशन भी वहां बना रहे हैं, पहले आपको हम ये उपकरण के बारे में और उस सब के बारे में बताएंगे, फिर इनमें आप अपने बड़े से बड़े एक्सपर्ट को जो आपके देश से आए हों उनको ले जाके वोट डालिए, और एक वोट इधर का उधर कर दीजिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मान जाएगा। तो वो सब लोगों ने उधर अच्छा ट्रायल किया, और सबने जब गए तो जाते समय यही कहा कि साहब ऐसा इक्विपमेंट तो कभी हैक हो ही नहीं सकता। तो वो प्रयोग आपके समय हुआ था, आपने शायद उसको इनिशिएटिव लिया था, ऐसा था आपका? आपके दौर इलेक्शन कमीशन नहीं किया था जी, 2018 में हुआ था।
जी 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 जी। सर एक चीज और है, अब वीवीपैट से बहुत सारे उसको लेकर शंकाएं होती हैं, अभी हम बार बार देखते हैं देश में अलग अलग जगहों पर चल रहा है, कई जगह डेमोन्स्ट्रेट हुआ है कि वो खुद दिग्विजय सिंह जी ने भी यहाँ भोपाल में किसी हैकर को बुलाकर या जो एक्सपर्ट था उसको बुलाकर किया, अलग अलग हिस्सों में हुआ कि आप वोट एक पर्टिकुलर जो मतदान का चिन्ह है उस पर डालिए, किसी और को जा रहा है। तो इसको लेकर जो आशंकाएं होती हैं वीवीपैट, इसके बारे में आपका क्या राय है, आपका क्या मशवरा है, इसको कैसे आप देखते हैं, क्योंकि वीवीपैट बाद में जुड़ा है इस पूरे इसमें, क्या इसको हैक करना संभव है, ऐसा मुमकिन है? कतई कतई नहीं। और इसमें इतने अच्छे निर्देश हैं, लोग कहते हैं कि इसको चिट को हमें दे दीजिए, हम डालेंगे बक्से में, या पूरी चिटों की काउंटिंग की जाए, ये सबके प्रावधान है उसमें लिखा गया है कि अगर किसी कैंडिडेट को ये संदेह हो, कुछ घटनाएं ऐसी हुई हो, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत कर सकता है कि साहब हमारे इतने पोलिंग स्टेशन पर गड़बड़ी की आशंका है, इसमें आप पूरे वीवीपैट स्लिप काउंट करिए। वो हो सकती है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हो सकती है, रिटर्निंग ऑफिसर को पूरे पावर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सारे कंस्टिट्यूएंसीज के जो विधानसभा सेगमेंट होते हैं, प्रत्येक में 5 रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन के वीवीपैट स्लिप आज तक काउंट किए जाते हैं। और अपने देश के सबसे प्रीमियर स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो दिल्ली और कलकत्ता में है, ISI, उससे राय लेकर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, ये जब वीवीपैट इंक्लूड की गई थी तो उनसे पूछा कि भाई हम कितनी स्लिप काउंट करें, कितने पोलिंग स्टेशन की स्लिप काउंट करें कि हमें 100% भरोसा हो जाए कि रिजल्ट बिल्कुल सही आया है। तो उन्होंने कहा था कि 10 लाख पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 479 रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट स्लिप आप काउंट कर लेंगे, और अगर वो मिलान होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक काउंट से, तो 99.99% आप भरोसा कर सकते हैं कि वीवीपैट और ईवीएम से जो रिजल्ट आया वो सही है। तो भी इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई 479 10 लाख में बहुत कम लगता है, तो हम ऐसा करते हैं हर विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग स्टेशन का करेंगे। तो उस तरह से अपने पूरे देश में 4300 के लगभग विधानसभा क्षेत्र होते हैं, तो 479 की जगह 4300 के लगभग पोलिंग स्टेशन रैंडमली सिलेक्ट करके उनकी वीवीपैट स्लिप काउंट होने का सिलसिला शुरू हुआ जी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि 5 करिए, तो ये करीब 21,000 हो गया। तो 479 हमें पूरा भरोसा देता है, उसकी जगह 21,000 रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन की काउंटिंग होती ही है वीवीपैट स्लिप की। और फिर ये वीवीपैट स्लिप सारे वीवीपैट्स की 5 साल तक के लिए हार्ड कॉपी रिकॉर्ड के रूप में हमारे पास रहती है। कभी भी आपको कुछ गड़बड़ लगे आप चेक कर सकते हैं। फिर इस तरह के उसमें प्रोविजन दिए गए हैं कि अगर जरा भी वोटर को गलती लगती है कि हमने ये बटन दबाया और वोट इधर गया, वो तुरंत शिकायत कर सकता है। तुरंत प्रिजाइडिंग ऑफिसर 2 और गवाहों को लेके वहां जांच करेगा, अगर ऐसा पाता है तो वो तुरंत उस मशीन को फैक्ट्री भेजेगा कि ये तो खराब हो गई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक, इसलिए उपाय पूरे हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए और उनके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके अनुसार आगे बढ़ना थी। सर इसमें अब जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग आई थी इसलिए ऐसा किया गया, अभी फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है कि सारा वीवीपैट की जो पर्चियां गिनी जाए। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी तो इनिशिएटिव ले सकता है, वो भी तो कहीं कोर्ट में कि ठीक है हम पूरा का पूरा, क्योंकि हमने पहले भी पाया सर, हम लोगों ने वो उस दौर को भी देखा जब मतपत्रों से गिनती होती थी और 2 और 3 दिन और 4 दिन भी चलती थी। तो ये जितनी आशंकाएं इनको गलत साबित करने के लिए थी, हम पूरी पर्चियों को गिनने जैसा कोई कमीशन अपने स्तर पर नहीं एक इनिशिएटिव ले सकता। ठीक है सुप्रीम कोर्ट के ने अपना कहा था, यदि वो खुद कहे कि हाँ हम तैयार हैं, इसमें क्या हर्ज होता है, क्योंकि आप स्वतंत्र निष्पक्ष एक बिल्कुल पारदर्शी चुनाव की हम बार बार बात करते हैं, और हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी बहुत सारी उसके मिसालें हैं कई सारी। तो ऐसे में क्या आप इसमें पाते हैं कि वहां से भी इनिशिएटिव हो सकता है कि हम चलिए पर्ची इस बार गिनना शुरू करते हैं, इसमें क्या कहते हैं? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करना पड़ा तो इससे अच्छा बैलेट से चुनाव कराइए आप, क्योंकि बैलेट पेपर बड़ा होता है, उसमें कोई हेराफेरी कोई कर नहीं सकता है काउंटिंग के समय। स्लिप इतनी छोटी होती है कि अगर 4 स्लिप भी कोई मुंह में रख के खा गया तो ईवीएम वीवीपैट से भरोसा उठ जाएगा कि साहब देखिए 4 वोट का अंतर आ गया। और ये अपने यहाँ बहुत आसानी से कराया जा सकता है किसी के भी द्वारा, क्योंकि मनुष्य जो है, मनुष्य बेचारा इतना कमजोर हो गया है अपनी व्यवस्था में। आप देखिए बिहार इलेक्शन हुआ 2015 में, एक भी वायलेंट इंसिडेंट नहीं हुआ वहां, लेकिन फिर भी हमारे 17 प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर मर गए, कुर्सी में बैठे बैठे कार्डियक अरेस्ट हो गया, क्योंकि ये दंगल इतना तगड़ा होता है, इतना स्ट्रेस होता है पोलिंग स्टेशन पर, क्योंकि ये तो पुलिस की तरह काम करते हैं जो
कार्यकर्ता होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो ये नहीं देखते कि किस पर क्या असर हो रहा है, कुछ भी करते हैं। तो व्यवस्थाएं अच्छी होने पर भी उसमें बैठे हुए लोगों पर इतना तनाव रहता है कि वो बेचारे अगर निष्पक्ष करा रहे हैं और डटे हुए हैं अपनी जगह पे, तो इतना स्ट्रेस झेलते हैं कि 17 लोग मर गए, सोचिए, एक स्टेट के इलेक्शन में। तो इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए और बिल्कुल अपोज करना चाहिए। अगर सारा काउंट करना है तो इससे बैलेट पे कराइए, ठीक है, 10 दिन लगेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में महीनों बाद रिजल्ट निकलता है, देख करते रहिए सब। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक महायज्ञ, और उस महायज्ञ में बहुत सारी आहुतियां डलती हैं। मैं फाइनली उसी प्रश्न से, मतलब अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा जो दिग्विजय सिंह से, जहां से हमने शुरू किया, क्या ये जो 400 या उससे अधिक की व्यवस्था, मतलब वो यदि ये करते हैं, कर ले जाते हैं, तो कहीं कोई कठिनाई शायद नहीं होगी वो करने के लिए? एक तो प्रत्याशी भी स्वतंत्र कितने भी खड़े हो जाएं, क्योंकि कोई उसमें कहीं कोई आपको सीमा नहीं है, सीधी बात एक। और दूसरा, जो दिग्विजय सिंह जी ने जो इनिशिएटिव लिया है या और भी स्टेट में चल रहा है, यदि वो होता है तो मुमकिन होगा? अंतिम आपका आंसर चाहूंगा। क्यों नहीं, बिल्कुल होगा। इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट इलेक्शन इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बल्कि इससे एक और भरोसा का लेयर बढ़ जाएगा कि देख लीजिए साहब, ये सब कर लिया, फिर भी यही है रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। रावत साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए बड़ा कीमती समय निकाला। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि हमारे दर्शकों को आपने जो ये पूरी की पूरी, जिसको लेकर बहुत सारे उत्कंठाएं, सवाल खड़े हो रहे थे कि ये मुमकिन होगा, कैसे होगा, और होगा तो क्या क्या कठिनाई आएंगी, उस सब पर आपने प्रकाश डाला, हमारे दर्शकों तक आपने बहुत अहम जानकारी पहुंचाई। बहुत धन्यवाद आपका अदा करते हैं। थैंक यू सर। तो ये थे ओपी रावत साहब, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनका साफ कहना है कि लोकतंत्र में कहीं कोई कंपल्शन नहीं है और चुनाव आयोग पूरी तरीके से हर तरीके की जैसी स्थिति उत्पन्न हो उसके अंतर्गत चुनाव कराने के बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार रहता है। और यदि जो राजगढ़ में जो निकल कर आता है कि 400, 450 या 500 उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे, और अन्य राज्यों में भी ऐसा कुछ होता है, तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, बल्कि इससे जो आशंकाएं ईवीएम को लेकर हैं वो आशंकाएं उस दूर होंगी, और जो शुद्धिकरण की बात होती है वो भी कहीं ना कहीं जनमानस के मन में स्पष्ट हो जाएगा कि ये प्रक्रिया बेहतर है। और यदि सामने आप मतपत्र से भी आते हैं तो नतीजा यदि वही आ रहा है तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।